411 सेक्शन आप पढ़ के देखिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि दो लोग थे, बाइक पे बैठ के जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, आप मोबाइल पे बात करते जा रहे हैं और वो फ़ोन छीन के भागे। और वो भागे तो सामने वो पुलिस वाला था, उसने बाइक रोक ली। तो जो पीछे बैठा था उसको पकड़ के खींच लिया, जिसने फ़ोन खींचा था वो गिर गया, दूसरा भाग गया। अब जिसको पकड़ के रखा उसी के पास से वो फ़ोन भी मिल गया, रिकवरी भी होगी फ़ोन की। अब जब आप देखेंगे कि FIR दर्ज होगी तो पुलिस इसमें सेक्शन लगाएगी 356, 379, 411 IPC। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पोजेशन में थी, मेरी बिना कंसेंट के उसने यहाँ से हटा दी ये प्रॉपर्टी और मुझे नुकसान हो गया, तो 379 पूरी होगी। 411 क्या कहती है? 411 ये कहती है कि अगर कोई पर्सन ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी की प्रॉपर्टी है, उसको रिसीव करता है या रिटेन करके रखता है। तो यहाँ जो वर्ड यूज हुए हैं ना, ये कंफ्यूजिंग है और इसका कंफ्यूजन आज आप दूर कर लो। और मैं 100% कहता हूँ नहीं पता 99% लोगों को। दो वर्ड है, एक वर्ड है रिसीव और एक वर्ड है रिटेन। पहले डिक्शनरी मीनिंग की अगर बात करें तो रिसीव जो वर्ड होगा ना, उसका मीनिंग है कि आपने ऐसी कोई थिंग ली है जो आपके पास अभी तक नहीं थी, अभी तक आपके पास नहीं थी लेकिन वो वस्तु आपने ली है, उसको कहते हैं रिसीव। और जब जब रिसीव की बात आएगी तो एक पर्सन वॉलंटरीली आपको ऑफर करेगा, देन ही आप रिसीव कर पाओगे, बिना ऑफर के रिसीव नहीं हो। रिटेंशन का मीनिंग है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास पहले से ही है, अब आप उसी को अपने पास रख रहे हैं, वो है रिटेंशन। इट मींस इसमें कोई ऑफर करने वाला नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस तो रिसीव का और रिटेन का ये। अब 411 में जो उस मोबाइल फोन को छीना चोर ने और इतनी देर तक अपने पास रखा, तो क्या ये रिटेंशन माना जाएगा? यहाँ पे इस रिटेंशन का और रिसीव का अगर मीनिंग आपको पढ़ना होगा तो जोर देना होगा वो जो आगे के वर्ड लिखे हैं, नोइंग इट टू बी बिलीव दैट द प्रॉपर्टी इज स्टोलन प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, उनको आपको ध्यान देना होगा। मैं इसको इस तरीके से पढ़ के बताता हूँ आपको, जब ही समझ आएगा। मैं आपको इसका मीनिंग समझने के लिए मैं इस तरीके से पढ़ के बताता हूँ। एक पर्सन ए ये प्रॉपर्टी इसको दे रहा है और जिस समय ये प्रॉपर्टी को ले रहा है उस समय नॉलेज है इसको कि ये प्रॉपर्टी जो मैं ले रहा हूं ये चोरी की है, तो ये रिसीव की कैटेगरी में आ गया। जानते हो, नॉलेज नहीं थी तो ये 411 की रिसीव में नहीं आएगा। वो डिक्शनरी मीनिंग से रिसीव कर रहा है, लेकिन 411 के जो यहाँ पे रिसीविंग है इस मीनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन नॉलेज से है, हैविंग रीजन टू बिलीव से। उसको विश्वास करने का कारण है कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, और ये जानते हुए एट द टाइम ऑफ रिसीविंग नॉलेज चेक करनी। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये प्रॉपर्टी मैंने रिसीव तो कर ली और जब मैंने रिसीव की तब मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी चोरी की, तो अभी तक तो 411 में नहीं है, बट प्रॉपर्टी तो रिसीव हो चुकी है। अब मुझे हो गए उस प्रॉपर्टी को यूज करते करते 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जो भी लगा। 5 दिन बाद मुझे पता चला ये तो प्रॉपर्टी चोरी की। अब उसके बावजूद भी मैं इस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता हूं, तो अब ये वाली रिटेंशन आ जाएगी 411। जिस दिन पता लगा और उस पता लगने के बाद भी अगर मैं रिटेन करके रखता हूं उस प्रॉपर्टी को, तो फिर 411 आ जाए। जिस समय रिसीव किया उस समय मेरी नॉलेज नहीं थी। देखो, लॉ बनाने वालों ने बड़ा परफेक्ट लॉ बनाया है। उन्होंने तो इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले ही सोच लिए जितने आज हम सोच नहीं सकते। ऐसा लगता है उन्होंने सारे ऑफेंस करके देखे थे, ऐसा लगता है। और हम फंसे हुए हैं आज भी, इतने सारे ऑफेंसेस हमने देख लिए होते हुए फिर भी फंसे हुए हैं।
लेकिन उन्होंने सिचुएशन देख ली कि हो सकता है कि रिसीविंग के टाइम पे नॉलेज ना हो, बट एक स्टेज पे नॉलेज आ सकती है। 4 दिन बाद नॉलेज आ गई कि ये तो स्टोलन प्रॉपर्टी है। उसके बाद मेरी ड्यूटी क्या बनती थी, जैसे ही मेरे नॉलेज में आया कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को या तो पुलिस को दे दूं या एफर्ट्स करूं कि इसका ओनर कौन है उसको दे दूं। लेकिन नहीं, मैंने तो ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है, मैंने तो फिर रिटेन किया। तो रिटेन ये वाला रिटेन है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये चोर जो यहां से लेके चला, जो इसने रिटेन किया, क्या ये रिटेन यही वाला रिटेन है जो अभी मैंने बताया? ये जो रिटेंशन है ना, ये रिसीविंग तो हो रही है, ये रिसीविंग के होने के बाद की नॉलेज आ रही है। और जब रिसीविंग ही नहीं हुआ तो रिटेंशन भी नहीं होगा। पहले तो रिसीव करोगे ना, तभी तो रिटेन करोगे। बेसिक मीनिंग तो ये है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास पहले से ही है उसी को आप रिटेन कर सकते हो। और रिटेंशन कब से? जब से नॉलेज आई। और ये नॉलेज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अगर आई तो इस पॉइंट पे कवर हो जाएगी 411। अगर ये नॉलेज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग तो नहीं आई, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे आई और फिर भी मैंने रिटेन करके रखा, तो इसमें जाके 411 कवर होगा। मतलब उस पुलिस वाले में उसे पता तो लगता था, रिसीव कर लिया और लेके भी चला, तो वहां तो आ गई। हाँ, नहीं, अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि वो एक्यूज पे 411 लगेगी, चोरी करने वाले पे या नहीं लगेगी। इसके ना हमें केवल मैं ये कह दूं कि नहीं लगेगी, तो उसके लिए अभी तक मेरे पास एक ही इलाज है उसका, और वो ये है कि एक एक्ट के लिए 2 पनिशमेंट नहीं मिल सकती। वो प्रॉपर्टी यहां से उसने उठाई विद इंटेंशन टू टेक अवे। चोरी क्या कहती है? जो प्रॉपर्टी को मूव किया जाता है विद इंटेंशन टू टेक अवे किया जाता है, और वही तो कर रहा है वो, तो वो तो चोरी में ही तो कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तो उस एक्ट के लिए आप 2 पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो जो चोर है उसके ऊपर केवल 379 लगेगी, 411 उस पर नहीं लगेगी। इसकी सपोर्ट आप कहां से देंगे? 181 सीआरपीसी खोलो, है सीआरपीसी? मतलब सर उसमें तो वो मूव कर ही रहा है, इसमें इसको पहले नॉलेज नहीं है। हाँ, इसमें तो ये सेकंड पर्सन है। हाँ, इसको नॉलेज नहीं है। ये उसके चोरी बाद- नहीं करके लाया, चोरी करके लाया तो 37। ये ए है, ये चोर है, इसने बी को दे दी, इसने सी को दे दी, इसने डी को दे दी, ये चोर है। चलो इसने बी को दी, तो बी को पता ही नहीं था ये प्रॉपर्टी चोरी की है, लेकिन इसने प्रॉपर्टी ये सी को दे दी, सी को पता था ये प्रॉपर्टी चोरी की है। तो 411 किस पे लगेगी? सी पे या सी पे? सी सी पे लगेगी। रिटेन करके। अब सी ने फिर डी को दे दी, डी को नहीं जब डी को दी तो उसे नहीं पता था ये प्रॉपर्टी चोरी की है, लेकिन 4 दिन बाद पता चला कि ये तो प्रॉपर्टी चोरी की है। अब जैसे ही उसको पता लगा डी को, लेकिन उसके बाद भी वो रिटेन करके रखता है इस प्रॉपर्टी को, देन वो रिटेंशन है ये वाला पोर्शन। पिक्चर बना लो माइंड में तो क्लैरिटी आ जाएगी। अब 181 सीआरपीसी अगर आप देखें तो इसकी आप क्लॉज 3 पढ़, जहां पे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी 3 वर्ड यूज हो रहे होंगे, और इसमें कहा गया है कि अगर आप इन 3 ऑफेंसेस के इंक्वायरी और ट्रायल का अगर प्लेस ढूंढना चाहते हैं तो वो कैसे ढूंढेंगे? किस कोर्ट में इसकी इंक्वायरी, थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की और रॉबरी की किस कोर्ट में इंक्वायरी चलेगी, किस कोर्ट में ट्रायल चलेगा? जो पोजेस कर रहा है उसके जुरिडिक्शन में वो चलेगा। इसके आगे की बातें एक बार पढ़ो आप, मैं फिर रोक दूंगा जहां मैं रोकना चाहूंगा। Any offense of theft, extortion or robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or the stolen property which is subject of the offense was possessed by any person committing it or by any person. बस रुक, यहाँ पे कमिटिंग इट लिखा है ना, यहाँ तक रुक जाओ। ये कहना चाह रहा है, आपने अगर ये लैंग्वेज पढ़ी तो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पोजेशन में है जिस पर्सन ने ऐसी थेफ्ट की है, जिस पर्सन ने एक्सटॉर्शन किया है, जिस पर्सन ने रॉबरी की है। इस लाइन का मतलब ये ही निकलता है। दोबारा पढ़ के देखो, ये प्रॉपर्टी इस ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जिसने ऐसा ऑफेंस किया है। ऐसा ऑफेंस? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी।
उस पर्सन के पोजेशन में अगर प्रॉपर्टी जहां पे भी है वहां पे ट्रायल चल सकता है थेफ्ट का, रॉबरी का और एक्सटॉर्शन। अगला पढ़ो इसके आगे। or by any person who receive or retain such property अब पोजेशन ऐसे पर्सन के पास पाया जाता है जिसने प्रॉपर्टी रिसीव की ये जानते हुए कि वो चोरी की है, या उस पर्सन ने जिस पर्सन ने रिटेन की ये प्रॉपर्टी ये जानते हुए कोई प्रॉपर्टी चोरी की है। इट मींस यहाँ पे तीन बातें बताई गई हैं। पोजेशन तीन जगह बताया गया है, एक पोजेशन चोर के पास, एक पोजेशन रिसीवर के पास, एक पोजेशन रिटेनर के पास। इट मींस तीनों का पोजेशन अलग अलग है। और 411 में पोजेशन कमिटिंग इट वाला पोर्शन नहीं है, 411 में केवल रिसीव और रिटेन वाला पोर्शन, कमिटिंग इट के बाद वाला पोजीशन है। कमिटिंग इट के बाद वाला पोर्शन है। इसका मतलब 411 उस चोर पे नहीं लगेगी जिसने चोरी की है, और उसी के पोजेशन में अगर वो रिकवर हो गई तो 411 नहीं लगेगी। इसका मतलब मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा हूं कि आप उस फोन को पोजेशन में नहीं लेंगे। पुलिस का कंफ्यूजन ये है कि फोन चोरी का मिला, 411 लग गई। आपको हर चार्जशीट जिसमें प्रॉपर्टी मिल गई है उसमें आपको 379 और 411 लगी गई। एक सेक्शन पढ़ो, एविडेंस एक्ट है 114 एविडेंस एक्ट। ये देखो ये क्या कर रहा हूं मैं ये रिलेशन ही बना रहा हूं ना, और रिलेशन जैसे जैसे बनता जा रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पिक्चर क्लियर होती जा रही होगी। कह रहा था 114 एविडेंस एक्ट, इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1। That a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession. Yes. ये कहता है कि अगर कोई पर्सन आपको पुलिस को मिला और जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट मिला, थेफ्ट के जस्ट बाद कोई पर्सन मिल गया, लेकिन ये एविडेंस नहीं है कि इसने थेफ्ट करी है, लेकिन थेफ्ट के बाद में वो पर्सन ऐसा मिला कि उसके पोजेशन में एक स्टोलन गुड्स है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो क्या प्रिज्यूम कर सकती है कोर्ट? दो बातों में से कोई भी एक बात प्रिज्यूम कर सकती है कि या तो ये चोर है, उसने चोरी करी है, या फिर इसने चोरी की प्रॉपर्टी ये जानते हुए कि ये चोरी की है वो रिसीव करी। इस लैंग्वेज से भी क्लियर हो जाता है कि दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल अलग अलग है, कि या तो इसने चोरी की है या फिर चोरी की प्रॉपर्टी रिसीव। इसका मतलब चोरी करना और चोरी की प्रॉपर्टी रखना दोनों एकदम सेपरेट ऑफेंस। इसलिए 411 ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं लगेगी। अगर यही श्योर हो जाता कि इसने चोरी की है तो फिर तो इस पे 411 का क्वेश्चन ही नहीं उठता, पहली कंडीशन में आ जाता कि ये तो थीफ है